नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम जो है BPSC 104 को आगे पढ़ते हुए इकाई 4 को आज हम पढ़ेंगे। इकाई 4 का जो शीर्षक है वो है जाति, वर्ग, जेंडर और जनजाति। देखिए, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव कैसे कराए जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका क्या होती है, क्या नियम होते हैं चुनाव लड़ने के, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। आज के इस यूनिट में हम बात करेंगे मतदान व्यवहार के बारे में, भारत में मतदान व्यवहार का अध्ययन का उत्पत्ति के बारे में और मतदान व्यवहार के क्या क्या कारक होते हैं। मतलब कि देखिए, भारत जैसे देश में जब भी वोट कराए जाते हैं तो वोट जाति, वर्ग, जेंडर, जनजाति और धर्म के आधार पर ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाजपा की बात करें तो भाजपा क्या करती है कि हिंदू वोटरों को लुभाने का प्रयास करती है। भाजपा चाहती है कि उसे 90% हिंदुओं का वोट मिले, इसलिए वो मंदिरों का निर्माण करवाती है, 370 हटवाती है। वही बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, तो AIMIM जो है वो एक मुस्लिमों की पार्टी है। या फिर मुस्लिम लीग की बात करें तो वो एक मुस्लिमों की पार्टी है, उसमें आपको हिंदू कैंडिडेट बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और AIMIM या फिर मुस्लिम लीग जो है अपना चुनावी भाषणों में आपने देखा होगा सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं। ठीक है भाई, उनका वो अधिकार है। जिस तरह भाजपा हिंदू की बात करती है उस प्रकार वो मुस्लिम की बात करें, इसमें कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। तो इस यूनिट में हम जो है इसी पर डिबेट करने वाले, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपने अभी तक अपना असाइनमेंट बनाना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह से जो है आपका असाइनमेंट सबमिट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट अभी तक के लिए 30 सितंबर का है, लेकिन उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मतदान व्यवहार के बारे में कि मतदान व्यवहार है क्या। देखिए, मतदान व्यवहार का मतलब क्या होता है। मान लीजिए, इसको समझिए ध्यान से, मान लीजिए कि हम वोट देने के लिए जाते हैं कहाँ पर, मतदान केंद्र में। तो वे कौन कौन से कारक हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो वोट देने में क्या करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, तो उसे ही कहते हैं मतदान व्यवहार। अब ये कारक क्या क्या है इसे हम बाद में जानेंगे कि मतदान व्यवहार का क्या क्या कारक है, इसे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि वैसे कारक जो किसी वोटर को वोट देने में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसे ही कहते हैं मतदान व्यवहार। क्योंकि देखिए, जब हम वोट देने के लिए जाते हैं तो उसका बहुत सारा नियम होता है। तो क्या पहला नियम क्या है कि आपके पास अपना वोटर ID होना चाहिए। बिना वोटर ID के आप वोट नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है ना, तब भी जो है आप मतदान केंद्र में जाके वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वोट देने के लिए एक स्पेसिफिक ID बनाई गई है, उसे हम लोग कहते हैं वोटर ID या वोटर कार्ड। देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है वह भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति। मतलब मतदान का जो व्यवहार है उसका जो अध्ययन किया गया, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कहाँ से हुई, उससे हम लोग जानेंगे। देखिए, चुनावों के अध्ययन का विषय को सेफोलॉजी कहते हैं। अगर कोई बोले कि सेफोलॉजी, माने आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति जो है ना मतदान का जो अध्ययन है उससे जुड़ा हुआ है। तो चुनावों के अध्ययन के विषय को सेफोलॉजी कहते हैं। इसका उद्देश्य चुनावों के दौरान मतदाताओं के व्यवहार के बारे में प्रश्नों का विश्लेषण करना होता है। क्योंकि देखिए, जब हम वोट देने के लिए जाते हैं तब हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो इन सभी सवालों का जो जवाब है ना, वो ढूंढता है कौन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुनावी मतदान व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये लोग उनका विश्लेषण करते हैं इन सवालों का। मतदान किस उम्मीदवार को वोट क्यों देते हैं। अब मान लीजिए उम्मीदवार A और B है, तो आपने A को वोट क्यों दिया, B को वोट क्यों नहीं दिया। यानी A जो है आपके नज़र में काफ़ी अच्छा है, इसलिए आपने A को वोट दिया। तो इन सभी सवालों का क्या करते हैं, वो जवाब ढूंढते हैं। या वे चुनाव में एक ही पार्टी को क्यों पसंद करते हैं। क्या ये आर्थिक कारक है, क्या यह मजबूत नेतृत्व या करिश्माई नेतृत्व है। ये कुछ सवाल है जिन पर मतदान के निर्धारकों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1951 और 52 के प्रथम आम चुनावों में, देखिए पहला जो भारत में लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो जब 1952 में ये चुनाव हुआ, पहला आम चुनाव हुआ, तो उस समय से 1950 के दशक से चुनाव अध्ययन शुरू हुए। मतलब इस टाइम से जो है ना इसका अध्ययन शुरू किया गया। लेकिन अच्छे तरीके से जो है इसका अध्ययन कब शुरू हुआ, 1960 के दशक में।
रजनी कोठारी एक बहुत बड़े राजनीतिविद हैं, उनकी काफ़ी पुस्तक भी वो लिख चुके हैं। रजनी कोठारी और मायरन विनर जैसे राजनीतिक, रजनी कोठारी भारतीय हैं, जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया, आरंभ किया, यानी रजनी कोठारी ने इसकी शुरुआत की। रजनी कोठारी मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़े राजनीतिविद हैं, इन्हें आप पढ़िए अगर आपको राजनीति शास्त्र में इंटरेस्ट है, रुचि है। तो रजनी कोठारी की पुस्तक को बिना पढ़े जो है ना आप राजनीतिक विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1990 का दशक आता है और 1990 का जो दशक होता है ना, ये भारत की राजनीति के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए काफ़ी उथल पुथल भरा रहता है। कोई भी सरकार अधिक दिन तक टिक नहीं पाती है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार चुनाव कराए जाते हैं, विधानसभाओं को जो है बार बार स्थगित और निलंबित किया जाता है, बार बार विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई बदलाव आ गया अचानक राजनीति में, तो राजनीति मतदान व्यवहार का जो रिसर्च करते हैं, उस पर जो अध्ययन करते हैं, उनके मन में फिर कई सारे सवाल आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो क्या करते हैं, अब नए तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। तो 1990 के दशक में जो चुनावी मतदान व्यवहार का अध्ययन जो 1952 के टाइम पे था, उसको बदलकर नए तरीके से इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार सरकारें गिर रही थी, बार बार चुनावें हो रही थी। ठीक है, अब जो है 1990 के दशक में जो चुनावी अध्ययन का जो जनक है, यानी 1990 के दशक में जो चुनावी अध्ययन पहले तो रजनी कोठारी ने शुरू किया था, लेकिन 1990 के दशक में क्या हुआ कि मतदान ने अपना व्यवहार को बदल दिया, बार बार चुनाव होने लगे, बार बार सरकारें गिरने लगी। तो 1990 के दशक में जो इसकी शुरुआत की थी, उनका नाम था प्रसिद्ध शिक्षाविद योगेंद्र यादव। अब देखिए, चुनावी अध्ययन करने का जो तरीका है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें सर्वेक्षण करते हैं। उसमें क्या, सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ, आदमी से सवाल पूछते हैं कि आपने इसी पार्टी को वोट क्यों दिया, आपने इस व्यक्ति को वोट क्यों दिया। आई बात समझ में? एक ही पार्टी आपके क्षेत्र में बार बार क्यों जीतती है। अब मान लीजिए जैसे कि कोई भी चुनाव होता है, तो उस चुनाव के टाइम में देखे होंगे आप कि जो न्यूज़ रिपोर्टर है उस एरिया में जाते हैं और लोगों से सवाल करते हैं। तो उसे ही तो कहते हैं मतदान व्यवहार, कि लोग एक ही पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं। बनारस के लोग नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो है क्यों पसंद कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कांग्रेस को अधिक क्यों वोट देते हैं, हिंदू लोग भाजपा को अधिक क्यों वोट देते हैं। तो ये कुछ सवाल है जिनका वो क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, लोगों के पास जाकर लोगों से पूछते हैं और उसके बाद एक आंकड़ा निकालते हैं। आई बात समझ में? तो इस सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण कहा जाता है। चलिए अब आगे का हमारा पॉइंट है मतदान व्यवहार के निर्धारक कारक। यानी देखिए कुछ ऐसे कारक होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इलेक्शन को प्रभावित करती है। तो वो कारक क्या क्या है, धर्म है, जाति है, वर्ग समुदाय है, जातीयता है, भाषा है, विचारधारा है, राजनीतिक हलचल है। तो इसे हम बारी बारी से समझा के जो है ना आपको हम वो बताएंगे। अब जो ये कारक है ना, इन कारकों का इस्तेमाल राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम इलाका है, ठीक है, तो मुस्लिम इलाके में देखिएगा असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनकी पार्टी AIMIM वो वहाँ पे चली जाती है चुनाव लड़ने के लिए। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो उसमें क्या हुआ था कि बिहार के चुनाव में जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट जो है 5 सीटों पर कब्जा कर लिया था। आई बात समझ में? और वो 5 चुनावी जो इलाका था, क्षेत्र था, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं जो है इसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने धर्म से जोड़ के देखा और इसलिए उसने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया चुनाव जीतने के लिए और उसे फ़ायदा मिला भी। आई बात समझ में? तो आइए एक एक करके हम कारकों पर बात करते हैं। सबसे पहला कारक है जाति। देखिए समझिए, भारत की जो राजनीति है ना, ये बिल्कुल जाति और धर्म पर आधारित है, भाषा पर भी आधारित है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं जाति पे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें अखिलेश यादव की पार्टी की, समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो थे वो तो राम मनोहर लोहिया जी थे। उसके बाद कौन आए भाई, उसके बाद मुलायम सिंह यादव आए। तो यूपी जब आप जाएंगे तब अगर वहाँ पे कोई यादव है ना, तो उनसे आप पूछोगे कि आप किसको वोट दोगे, तो वो कहेगा मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो यादव कुल के हैं और जो यादव वोटर हैं वो चाहते हैं कि मेरे जाति का व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बने या विधायक या सांसद बने। तो इसलिए जो भी यादव समुदाय के लोग होते हैं वो जातीयता को ध्यान में रखकर, जाति को ध्यान में रखकर अपने जाति के लोगों को वोट करते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि मेरी पार्टी जब जीत के, मेरी जाति के लोग जब जीत के आएँ तब हमारे लिए कुछ काम करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भारत की राजनीति ही शुरू से ऐसी रही है।
चलिए आई बात समझ में, ये आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई ठाकुर है, वो चुनाव लड़ता है, तो जो ठाकुर वोटर है ना, वो क्या करेगा, वो उसी ठाकुर को ही वोट देगा। वो ये नहीं देखता है कि भाई ये बंदा अच्छा है या नहीं है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। अब कहीं पे कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होता है, तो जो भी मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम भाई बंधु होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस मुस्लिम व्यक्ति को जो वोट दूंगा। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगहों में मुस्लिम भी भाजपा को वोट देते हैं, कुछ कुछ हिंदू भी जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, तभी तो वो उतनी सीटें लाती है। अब आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 70% आबादी मुस्लिमों की है, 20% आबादी यादवों की है। उसके बाद भी वहाँ से भाजपा जीतकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का और यादवों का वोट उन्हें मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। तो हर जगह ये लागू हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि लोग अपने जाति के लोगों को ही वोट देते हैं। अब देखिए, कुछ दल होते हैं मुस्लिमों की बात करते हैं, कुछ दल होते हैं आदिवासियों की बात करते हैं, कुछ दल होते हैं एससी की बात करते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। भाजपा जो है, कहा जाता है कि ब्राह्मणों और ओबीसी की पार्टी है भाजपा, ठीक है। अब बात करें बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कहा जाता है कि हरिजनों की पार्टी है। आरजेडी कहा जाता है कि वो क्या पार्टी है, वो दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है। आई बात समझ में? झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कहा जाता है कि आदिवासियों की पार्टी है, इसमें आदिवासियों को जो है अधिक मतलब ये दिया जाता है, अधिक मौका दिया जाता है। अब देखिए, अब इसकी शुरुआत कब हुई? 1990 के दशक से जो है ना, जातीयता के आधार पर वोट जो है वो काफ़ी प्रभावशाली हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह की जब सरकार आई, तब इसने ओबीसी समुदाय के लिए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना था। इन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की। किसने? वीपी सिंह की सरकार ने। देखिए, जब आप ओबीसी को देते हैं आरक्षण, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो एससी है और एसटी है, जो ओबीसी से कम आबादी है उनकी, वो भी लड़ेंगे, और उनका लड़ना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है उन्हें सबसे पहले आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो आबादी है वो लुप्त ना हो जाए। तब बीपी सिंह की सरकार ने 1990 के दशक में, जब ओबीसी, ये ओईसी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है, ओबीसी जो कम्युनिटी है, आई बात समझ में, बैकवर्ड कास्ट, तो जो ओबीसी है उनके लिए आरक्षण की बात की। तो इससे क्या हुआ? इससे बहुजन समाजवादी पार्टी जो दलितों की बात करती है, आरजेडी जो वंचितों की बात करती है, उन्हें सामने उभरने का मौका मिल गया कि आप भाई ओबीसीयों की बात करते हैं, तो ये एससी और एसटी की बात कौन करेगा? तो उनके लिए बीएसपी का निर्माण हुआ, आरजेडी का निर्माण हुआ। आई बात समझ में? तो ऐसे होता है क्या? जातीयता मतदान। चलिए, अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कम्युनिटी या क्लास। हमने जाति को पढ़ लिया, जाति के बाद हमने अब क्लास के बारे में पढ़ी। देखिए, वर्ग, जाति में तो अब मैं कहूँगा यादव, तो यादव में सिर्फ यादव ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा गरीब वर्ग, तो गरीब वर्ग में क्या सिर्फ यादव आएगा? नहीं, उसमें यादव भी आ सकता है, भूमिहार भी आ सकता है, ठीक है। उसमें एक जो है, एक दलित भी आ सकता है, एक ओबीसी भी आ सकता है, एक आदिवासी एसटी भी आ सकता है, या एक गुर्जर भी आ सकता है, एक जाट भी आ सकता है। यानी हम एक खास वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या कि आप गरीब हैं, तो गरीब में सभी वर्ग के लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आप कुर्मी हैं, आप महतो हैं, तो उसमें सिर्फ कुर्मी वर्ग के लोग आएंगे। आप यादव हैं, उसमें सिर्फ यादव लोग आएगा। लेकिन जब बात करते हैं वो वर्ग की, क्लास की, तो उसमें अगर मैं कहूँगा गरीब आदमी, ठीक है, गरीबों की सरकार मतलब गरीब में क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा भाई। कुर्मी में भी गरीब है, आदिवासी में भी गरीब है, एससी में भी गरीब है, ओबीसी में भी गरीब है, ब्राह्मणों में भी गरीब है, राजपूतों में भी गरीब है। तो इसे कहते हैं क्या? वर्ग। देखिए, वर्ग जब भी कहते हैं तब एक खास क्लास होता है, जैसे मूल्य वृद्धि, भूमि सुधार, सब्सिडी, गरीबी हटाओ, ऋण माफ़ी आदि में परिलक्षित होता है क्या? वर्ग। कुछ वर्ग चाहते हैं कि, अब देखिए, कोई वर्ग चाहता है कि नहीं हमें गैस में सब्सिडी मिले, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यादव ही बोल रहा है कि मुझे गैस में सब्सिडी मिले, या सिर्फ ओबीसी ही बोल रहा है, या सिर्फ ब्राह्मण ही बोल रहा है कि मुझे गैस में सब्सिडी मिले। नहीं, एक खास वर्ग बोल रहा है जो क्या है? गरीब है, वो बोल रहा है कि मुझे गैस में सब्सिडी चाहिए। एक खास वर्ग है जो कहता है देश से गरीबी हटाओ। अब जब 1971 में लोकसभा का चुनाव कराया गया, तो उसमें इंदिरा गांधी का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। तो जो गरीबी की बात हो रही थी, क्या किसी जाति विशेष के लिए हो रही थी? नहीं,
पूरे देश के एक वर्ग के लिए हो रही थी, जो गरीब है उसके लिए इंदिरा गांधी बात कर रही थी, गरीबी हटाओ। तो कहीं ना कहीं वो एक वर्ग की बात कर रही थी। और जो एक गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया, इसने इतना अच्छा काम किया कि 1971 में कांग्रेस पार्टी को बहुत उन्हें वोट मिला और वो सामने जीत कर वे सामने आ गई। अब देखिए, ये जो वर्ग का मुद्दा है ना, इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया? इसने वामपंथी दलों ने उठाया। वामपंथी दल कौन कौन से? CPM, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। पश्चिम बंगाल में क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या बात किया? आपने सुना होगा, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग। तो इन्होंने मजदूर वर्ग और किसान वर्ग की बात की। इन्होंने बात की मजदूरों की। अब मजदूरों में एक ब्राह्मण भी मजदूर हो सकता है, एक दलित भी मजदूर हो सकता है और एक आदिवासी भी मजदूर हो सकता है। तो उन्होंने सिर्फ जाति विशेष पर नहीं, उन्होंने वर्ग विशेष पर जो है चुनाव कराया कि नहीं, हम सिर्फ मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसान वर्ग की बात कर रहे हैं। अब किसान में सभी जाति का किसान आ जाएगा, सभी धर्मों का किसान आ जाएगा। किसान वर्ग की बात करेंगे तो हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा। मजदूर वर्ग की बात करेंगे तो उसमें सारा सब आएगा। आई बात समझ में? गरीब वर्ग की बात करेंगे तो गरीब में क्या आएगा? हिंदू भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, ईसाई भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएगा, सब कोई आएगा। आई बात समझ? जैन भी आएगा, बुद्ध भी आएगा। तो CPI, CPM जो वामपंथी दल थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में क्या की? इस नीति को अपनाया। किस नीति को? वर्ग आधारित नीति को अपनाया। मजदूरों का बात करने लगी, किसानों का वो बात करने लगे। तो इससे क्या हुआ? एक खास वर्ग जो था मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, उन्होंने जो है इनको वोट दिया और लगातार 28-30 साल तक जो है बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, वामपंथी दलों का शासन रहा। 1960 में क्या हुआ? सभी समाजवादी दल जो थे अपने विपक्षों के साथ क्या किया? वो मिल गए। और 1967 में जब आम चुनाव कराए गए तो उस आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार 8 राज्यों में क्या मिली? पराजय मिली। यानी कांग्रेस की हार, कांग्रेस का जो ये हार का सिलसिला है ना, ये 1967 से शुरू हो चुका था और पहली बार 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। अब देखिए, अब आता है 1970 का दशक। इस दौरान क्या हुआ? उत्तर भारत में, उत्तर भारत मतलब यूपी की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, इधर की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात, हिमाचल की बात। उत्तर भारत में क्या हुआ? चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल या लोकदल की स्थापना हुई। चौधरी चरण सिंह को माना जाता था कि वो किसानों के नेता हैं। आई बात समझ में? चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके लिए यह कहा जाता है कि वे किसानों के नेता हैं। तो जब वो सामने आए तब उन्होंने बढ़ चढ़कर किसानों की बात की। उन्होंने चाहा कि किसान किस तरह जो है वो उनकी जो स्थिति हो उसमें सुधार हो। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं? किसी एक खास वर्ग की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान एक खास वर्ग से आते हैं, मजदूर एक खास वर्ग से आते हैं, गरीब एक खास वर्ग से आते हैं, अमीर का एक अलग खास वर्ग है, उसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में। देखिए, इस चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा। मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे किताबी भाषा में नहीं समझाऊंगा, मैं सीधी भाषा में समझाऊंगा। कुछ ऐसी पार्टियाँ होती है ना जो क्या करती है? लिंग के आधार पर चुनाव करती है। तो लिंग मतलब महिला, पुरुषों की बात तो भाई कोई करता नहीं, हम तो नकारे हैं, ठीक है, हर जगह महिलाओं की बात होती है। खैर, यह मैंने मजाक में कहा। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार आती है कहाँ पर? बिहार में। सबसे पहले नीतीश कुमार क्या करते हैं? बिहार में शराब बंद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि महिलाओं का वोट लेने के लिए। उनके पीछे का मकसद क्या था? उनके पीछे का ये मकसद था कि महिलाओं का हम वोट लेंगे तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे महिलाओं को लगे कि नहीं, ये सरकार अच्छा काम कर रही है। और महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है चुनावी भाषा में कि महिला जो होती है ना, मतलब वो गुप्त मतदान होती है। कहाँ से वोट निकल के सामने आ जाएगा ना, जैसे ही बैलेट खुलेगा देखते हैं कि 80% महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दे दिया। क्यों दे दिया भाई? क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए क्या किया? शराबबंदी का कानून लाया महिलाओं की भलाई के लिए, ताकि जो आदमी है वो दारू पी के घर ना जाए और घर जाकर अपनी बीवी बच्चों पर वो हाथ ना उठाए। आई बात समझ में? क्योंकि शराब पीने से जो है लोग घरेलू हिंसाएं करते हैं, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को पीटते हैं, मारते हैं, कई बार उनका मर्डर भी तक कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने इस नीति को अपनाया। क्यों? एक जेंडर विशेष को ध्यान में रखकर, लिंग विशेष को ध्यान में रखकर
कि मुझे महिलाओं का वोट चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का कानून को ख़त्म किया, 3 तलाक बिल को लाया। क्यों? क्योंकि वे मुस्लिम, वो तो जानते हैं कि मुस्लिम हमें अधिक वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम मंदिरों की बात करते हैं, हम जगहों का, रेलवे स्टेशनों का हम नाम बदलते हैं। आई बात समझ में? तो भाजपा जानती थी कि मुस्लिमों का वोट तो उन्हें नहीं मिलेगा, तो कुछ ऐसा क्रांतिकारी हमें बदलाव करना होगा अपनी नीतियों में, कुछ क्रांतिकारी बदलाव करना होगा, कुछ क्रांतिकारी चीज़ें करनी होंगी मुस्लिम समुदाय के लिए, ताकि उनका वोट हमें मिले। तो क्या कर सकते हैं भाई? चलो भाई, महिलाओं को लुभाओ। तो महिलाओं को कैसे लुभाओ? महिलाओं को लुभाओ, मुस्लिम समाज में महिलाएं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, जो सच है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि 3 तलाक का कानून बहुत ज़्यादा चलन में है, तभी तो इसे बैन किया गया भाई। क्योंकि बहुत सारे औरतों ने कंप्लेन किया, उनके वीडियो सामने आए कि हमारे साथ 3 तलाक हुआ है, मैसेज में जो है 3 तलाक का मैसेज भेज दिया गया, दीवार पे लिख दिया गया तलाक तलाक तलाक, झगड़ा होने के बाद। आई बात समझ में? तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? 3 तलाक कानून को ख़त्म कर दिया। यानी कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अब अपनी बीवी को मोबाइल में मैसेज तलाक 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 लिखकर या बोलकर उससे तलाक नहीं ले सकता। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपने वाइफ से तलाक लेना हो तो वो कानूनी प्रक्रिया में आए, कोर्ट में आए, कोर्ट से वो तलाक ले। तो इससे क्या हुआ? इससे भाजपा को फ़ायदा हुआ, क्योंकि भाजपा यूपी में आई है। तो ये मत सोचना कि मुस्लिमों का वोट उन्हें नहीं मिला। अच्छा खासा 30 से 40% मुस्लिम महिलाओं का वोट उन्हें मिला है, तब जाकर भाजपा उतनी सीटों के साथ जो है उभर कर सामने आई उत्तर प्रदेश में लगातार 2-2 बार। तो कहीं ना कहीं ये नीतियां हैं, ठीक है, जो भाजपा ने अपनाए, जो दूसरी पार्टियों, नीतीश कुमार जैसे पार्टियों ने जो है वो अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए एक खास कम्युनिटी का, एक खास वर्ग का, उन्हें महिलाओं का वोट चाहिए। तो महिलाओं का वोट के लिए मैं क्या करूंगा? 3 तलाक बिल को मैं ख़त्म कर दूंगा। इससे महिलाओं को क्या होगा? महिलाओं का ज़िंदगी आसान हो जाएगा, उन्हें उनका जो हस्बैंड है वो तलाक नहीं दे पाएगा। तो इससे महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर सामने आकर उनको वोट देती है भाजपा को। अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। देखिए, अरविंद केजरीवाल आते हैं और क्या करते हैं कि दिल्ली के मेट्रो में और बसेस में महिलाओं के लिए फ्री है। महिलाओं को टिकट लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दिल्ली मेट्रो में और दिल्ली की बसों में। इससे उन्होंने क्या किया? इससे उन्होंने महिला वोटर को क्या किया? अपनी ओर आकर्षित किया कि आप मुझे वोट दो। तो इसे कहते हैं लिंग आधारित मतदान, जेंडर आधारित मतदान। तो उम्मीद करते हैं कि लिंग का जो ये है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे जनजाति के बारे में। देखिए, जब हम बोलते हैं जनजाति तो हमारे सामने 2 नाम सामने आते हैं, एक अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति। जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति वैसे लोगों को कहते हैं, वैसे समुदाय को कहते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। आई बात समझ में? जो प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप चले जाओगे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको जनजातियाँ मिलेंगी अलग अलग। पहाड़ के अलग जनजाति, जंगलों में रहने वाले अलग जनजाति, बहुत किस्म के जनजाति आपको यहाँ पे मिलेगा। हमारे झारखंड में भी जो है आदिवासी को एक जनजाति के रूप में माना जाता है, इसलिए उन्हें कहते हैं अनुसूचित जनजाति। इनका सरकार से हमेशा से एक कंप्लेंट रखा रहा है कि सरकार जो है ना हमारा विकास नहीं चाहती, हमें अलगाव का सामना करना पड़ता है। शहरों का तो विकास होता है लेकिन गाँव का हमारा विकास नहीं होता। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जंगलों तक नहीं पहुंच पाती, पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाती। आज भी मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां से 10 किलोमीटर दूर जो है पहाड़ है, वहां पर आज भी जनजातियां रहती है, पहाड़ी जनजाति। वहां आज भी लाइट नहीं है, वहां आज भी पानी नहीं है। वहां के जनजातियों को झरनों का पानी पीना पड़ता है। दूषित पानी पी के जो है आदमी को क्या होता है? बीमारियां हो जाती है, मलेरिया, कालाजार, टाइफाइड, जॉन्डिस वगैरह उनको हो जाती है। तो उनका कंप्लेन यही रहा है कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं है, हमारे गांव में कुछ नहीं है। हमें जो है अक्सर क्या करते हैं, वोट के समय पे हमारा इस्तेमाल करते हैं और वोट के बाद क्या करते हैं, हमें भूल जाते हैं। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो सोचिए 21वीं सदी में भी जब हम चंद्रयान हमारा लैंड होने वाला है चांद पर, और आज भी देश में ऐसी जनजातियाँ हैं जिनने अस्पताल का मुंह तक नहीं देखा है। आज भी उनके वहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उनका बच्चा घर में दाई पैदा करती है आज भी। तो
बात जनजाति की जब होती है ना, तब हमें दुख पहुंचता है कि सरकार जो है उन जनजातियों पर ध्यान नहीं देते। तब क्या करते हैं कि कुछ क्षेत्रीय दल सामने आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा ही दल है जो आदिवासियों के हित के लिए काम करती है, ऐसा वे कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वे ऐसा कहते हैं, ठीक है। और भी जो है पहाड़ों में वगैरह में जो जनजातियाँ हैं उनको लुभाने के लिए वो लोग काम करते हैं। आई बात समझ में? तो जनजाति के बारे में हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चैप्टर काफ़ी छोटा था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई चैप्टर के अनुसार, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझना सबसे बेसिक चीज़ें आप समझ गए हैं, काफ़ी है। आगे का जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे निर्जातीयता, धर्म और भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, यारों तक। और प्लीज़ अगर आप नए हैं ना भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, 3-4 हज़ार की व्यूज़ आती है और सब्सक्राइब जो है आप बहुत कम करते हो। सिर्फ 550 ही सब्सक्राइबर अब तक हुए हैं। सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से।